हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम 365 में। और हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस कर ली है। और अभी हमने शुरू किया है वैदिक सभ्यता, जिसमें हमने ऋग वैदिक काल को जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है ये है उत्तर वैदिक काल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जामिनेशन के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका जो टाइम पीरियड है ये 1000 से लेकर 600 BC तक का रहता है। और जो ऋग वैदिक काल हमने पढ़ा था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से लेके 1000 BC तक का। तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेंगे। और जो उत्तर वैदिक का काल है इसको मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित माना जाता है जिनकी रचना जो है वैदिक काल के बाद हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना वैदिक काल के बाद हुई। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों की रचना हुई है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इस काल को जो है वो लिखा गया है। और जो हमारा ऋग वैदिक काल है वो मेनली ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में उसकी सबसे अधिक जानकारी है। और जो उत्तर वैदिक काल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों पर आधारित। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो वैदिक साहित्यों के ऊपर ही है। तो ये सारे जितने भी साहित्य हैं उनकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको हेल्प मिल सके आपके सभी एग्जामिनेशन में। तो जो सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ हैं ये लगभग ऐसा माना जाता है कि 1000 से लेकर 500 BC तक ये उत्तरी गंगा के मैदानों में रचे गए हैं। याद रखेंगे, उत्तरी गंगा के मैदानों में ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ जो वो रचे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर होने लगा। यानी कि विस्तार इनका होने लगा। और मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल जो है ग्रामीण सभ्यता है और अस्थायी जीवन यहाँ पर व्यतीत करते थे लोग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों ने जो था वो स्थायी जीवन शुरू कर दिया था। अस्थायी जीवन को छोड़कर ये स्थायी एक जगह पर बसना इन्होंने शुरू कर दिया था, घर बनाकर रहना इन्होंने जो है था वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ आर्य जो थे पंजाब से कुरुक्षेत्र, पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र तक, और इसका मतलब ये है कि गंगा यमुना के क्षेत्रों तक फैल गए थे। और जो उत्तर वैदिक में आर्यों ने जो था वो स्थायी जीवन यानी कि जो परमानेंट एक जगह पे रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो था स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। पशुपालन की जगह जो थी अब कृषि ने ले ली थी। कृषि को जो थे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई थी। और उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र में निवास किया उसे आर्यवर्त की संज्ञा दी गई है। ये मेन पॉइंट है, जहाँ पर उत्तर वैदिक आर्यों ने जो था निवास किया उसे आर्यवर्त की संज्ञा दी गई थी। जबकि ऋग वैदिक काल में जिस एरिया में वो रहते थे उसको सप्त सैंध प्रदेश की संज्ञा जो है वो दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस आपको देखना है कि ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था और आपका उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था। डिफरेंस को जब आप समझेंगे तो ईजिली ये टॉपिक जो है आपको समझ आ जाएगा। तो वहां पे क्या था, सप्त सैंध प्रदेश उसको कहा गया है। और उत्तर वैदिक आर्यों के जो क्षेत्र है इसको आर्यवर्त की संज्ञा जो है वो दी गई थी। और पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि जो समाज है वहाँ पे महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं अब अधिक जो थी स्वतंत्र नहीं थी। उन्हें जो है सभा समितियों से वंचित कर दिया गया था। जैसे वहाँ पे सभा समिति और विदथ में उनको जो सभाएं थी वहाँ पर जाने की अनुमति होती थी, लेकिन यहाँ पर जो था इस अधिकार से इनको वंचित कर दिया गया। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं इसमें पुत्री के जन्म को अच्छा नहीं माना गया, पुत्री जन्म की यहाँ निंदा की गई थी। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था, जो हमने देखी थी कि जो जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक थी, यानी कि जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्व वहाँ पे दिया जाता था। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म मूलक ही थी, किंतु धीरे धीरे ये जन्म मूलक बनना शुरू हो गई। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जो थी धीरे धीरे ये जन्म मूलक बनना शुरू हो गई, यानी कि जन्म के आधार पर जो थी वो किसी भी व्यक्ति का तो जो था वर्ण निर्धारित किया जाने लगा।
ये यहाँ का मेन पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में, यानी कि यहाँ जो कठोरता थी, मेन इसका रीज़न ये था कि जातियाँ यहाँ पे जो बनने लगी, जातियों के रूप में पहले जो थी वो जातियाँ नहीं थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ जो थी जातियों का भी जन्म होने लगा, जिसके कारण जो थी वर्ण व्यवस्था जो थी अनुवांशिक होने लगी, और व्यवसाय जो थे ये भी अनुवांशिक होने लगे। यानी कि जो जिस मतलब कुल में पैदा होता था और जो व्यवसाय उसके माता पिता द्वारा किया जाता था, वही व्यवसाय आके जो थे बच्चे भी करते थे। तो इस आधार पर ये होने लगा था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने खेती के व्यवसाय को अपनाया, क्योंकि उसका मेन रीज़न जो था वो था लोहे के प्रसार। यानी कि लोहे से ये लोग जो थे वो भली भांति परिचित हो गए, और उन्होंने खेती के लिए क्या था, औजार बनाने लगे, जिससे खेती जो थी वो आसान हो गई। लोहे को अपनाने से जो क्या हुआ था, खेती में जो औजार यूज़ किए जाते थे उनसे जो थी खेती करना इजी हो गया। इसलिए इन्होंने जो था व्यवसाय के रूप में जो था खेती को अपनाया था, और ये स्थायी जीवन भी व्यतीत करने लगे थे। जहाँ रहते थे वहीं खेती करते थे। और इस काल के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था, कृषि हो गया था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें भी पैदा करते थे। ये लोग जो थे तिलहन की फसलें भी पैदा करते थे। मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन इस काल में बनाए जाते थे, जिनको क्या कहा जाता था, चित्रित धूसर मृत भांड, यानी कि पेंटेड जो पोइट्री होती थी वो की जाती थी इस टाइम में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी के जो थे बर्तनों पर जो थी पेंटिंग्स भी की जाती थी। नेक्स्ट आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं जो थी मुख्य फसलें हो गई। मुख्य फसलें कौन कौन सी हो गई, चावल और गेहूं। वैदिक काल में मैं आपको बताया था कि जो जौ थी उसका मुख्य रूप से वहाँ पे उत्पादन किया जाता था, और यहाँ पे चावल और गेहूं जो थी मुख्य फसलें हो गई। वैदिक काल के लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले कौन से एरिया में हुआ था, दोआब में हुआ था। और जो काठक संहिता है उसमें 24 बैलों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी संहिता है, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया। इस काल में कुरु और पंचाल जो थे वो मेन जनपद थे, कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पंचाल जनपद जो थे वो मेन प्रसिद्ध जो फेमस थे बहुत ज़्यादा वो थे। सभा तथा समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण जो था कम हो गया। ऋग्वैदिक काल में इन संस्थाओं का जो है नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, सभा समिति और विदत का, लेकिन यहाँ इनका नियंत्रण जो था कम हो गया। राजा अधिक शक्तिशाली जो थे वो होने लगे, यानी कि जो ज़्यादा पावर थी वो राजा के पास आ गई, और इन संस्थाओं का जो कंट्रोल था वो कम हो गया। राजा मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता से जो थे शासन करने लगे, और इन अधिकारियों को, जिनकी सहायता से जो थे राजा शासन करते थे, इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। रत्निन इन अधिकारियों को कहा जाता था जिनकी हेल्प से जो था राजा जो था शासन करता था। यज्ञ तथा बलि की प्रथा उत्तर वैदिक धर्म का मूल आधार बन गई। जो यज्ञ और बलि की प्रथा है उत्तर वैदिक धर्म का जो थी मूल आधार बन गई। यज्ञ के साथ साथ कई अन्य जो अनुष्ठान थे इनका प्रचलन भी आरंभ हो गया, जिसमें पुरोहितों की भूमिका जो थी वो बहुत अधिक होने लगी। तो पुरोहितों की जो भूमिका थी यज्ञ बलि अनुष्ठानों में ये बहुत ज़्यादा होने लगी उत्तर वैदिक काल में। और इस काल में जो थे इंद्र के स्थान पर प्रजापति, इंद्र के स्थान पर कौन से देवता को माना जाने लगा, प्रजापति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए। पिछले काल में आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में वहां पर इंद्र को जो था पुरंदर कहा गया था और सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो था इंद्र को माना जाता था, लेकिन अब प्रजापति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाने लगा। और देवियों को भी देवकुल में जगह मिलने लगी, देवियों को भी देवकुल में जगह मिलने लगी। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे इनका सर्वोच्च स्थान था, यानी कि प्रजापति का जो है वो सर्वोच्च स्थान था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा जो थे वो स्थायी सेना जो है नहीं रखते थे। जब युद्ध का समय आता था तो क्या करते थे, ये कबीले में जितने भी युवा होते थे उनको दल में जो थे भर्ती कर लेते थे। उस टाइम पे जब युद्ध का टाइम आता था तो कबीले में से युवाओं को लेकर भर्ती कर लिया जाता था और युद्ध लड़ने चले जाते थे। जो राजा थे राजसूय यज्ञ करता था इस टाइम में, और इसे समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई, यानी कि जो राजा राजसूय यज्ञ करता था, कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ से दिव्य शक्ति मिल गई ऐसा माना जाता था।
और राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था उत्तर वैदिक काल में, ये भी करवाया जाता था। और ये क्या था, यहाँ इस यज्ञ में क्या था, राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उसके साथ जो थे कुछ सैनिक भी जो थे वो चलते थे उस घोड़े की रक्षा करने के लिए। और जो ये घोड़ा है ये जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में घूमता था वो ऐसा माना जाता था कि राजा के अंडर वो एरिया आ जाता था। तो जब इस यज्ञ में राजा का घोड़ा जो है जिन जिन क्षेत्रों में गुजरता था वो सारे क्षेत्र राजा के अधिकार उस क्षेत्रों पर माना जाता था। और लगभग 400 यानी कि 400 सैनिक जो थे वो उस घोड़े की रक्षा करते थे, ताकि अगर कोई भी राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा के साथ युद्ध किया जाए और उसे, ये जो घोड़ा है उसे एक जो वर्ष है, एक ईयर के आखिरी तक जो थे उस राजधानी में लाया जाता था जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था। और इस घोड़े की जो है बलि दे दी जाती थी। जिस घोड़े को छोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ के लिए उस घोड़े की जो थी बलि दी जाती थी। और ये यज्ञ कितने दिनों तक चलता था ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अश्वमेध यज्ञ है ये 3 दिनों तक चलता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अश्वमेध यज्ञ है वैदिक उत्तर वैदिक काल में ये 3 दिनों तक चलता था। उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लोग जो थे कैसे घर बनाते थे ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे लोगों ने जो थे कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके हुए मिट्टी के घरों में रहना शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में लोगों ने कच्ची ईंटों से बने घरों में और लकड़ी के खंभों पर टिके हुए मिट्टी के घरों में रहना शुरू कर दिया था। और इसके अपोजिट अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो वहाँ के लोग जो रहते थे वो पक्की ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे और नगर नियोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ थी, ग्रिड पद्धति उस टाइम में अपनाई जाती थी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही साथ रिवाइज करते रहिएगा आप भी। और साथ में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा जो थी वो स्थापित हुई थी, यानी कि कुल और गोत्र जो होते थे ये कहाँ कब इंट्रोड्यूस हुए थे, ये उत्तर वैदिक काल में जो थे स्थापित हुई थी, जिसका मूल अर्थ होता था वे स्थान जहाँ समूचे कुल का गौधन पाला जाता था। मतलब उस टाइम इसका जो अर्थ था वो ये था कि ऐसा प्लेस जहाँ पर समूचे जितने भी लोग उस एरिया में रहते थे उन सब का गोधन यानी कि गाय को जो है वो पाला जाता था। परंतु बाद में क्या हुआ, बाद में इसका अर्थ ये लिया गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय को जो है वो कुल कहा जाने लगा, यानी कि एक ही आदमी का जो आगे परिवार है और जितने भी आगे उसकी फैमिलीज बनेगी उन सबको एक ही कुल का माना जाने लगा। लेकिन उससे पहले क्या था कि जो गोधन पाला जाता था एक समूचे कबीले द्वारा, एक एरिया में जितने लोग रहते थे उनके द्वारा जो गाय पाली जाती थी उनको कहा जाता था, उनको गोत्र में लिया जाता था। लेकिन उसके बाद एक पुरुष से उत्पन्न होने वाले समुदाय को गोत्र में माना जाने लगा। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए, उत्तर वैदिक सभ्यता। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है ऋग वैदिक सभ्यता की तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक साहित्य, जिसमें हमने ऋग्वेद पुराण जितने भी हैं उनको सभी को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे वो लाएंगे ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड MCQs की, जिसको आप अगर ये तीनों वीडियो ध्यान से देखते हैं तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।